हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। अब देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से जो टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो जल्दी से जैसे जैसे मैं स्लाइड को आगे कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ते जाएंगे जो आपके टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को भी पढ़ना है और अपने आंसर आपने नोट किए होंगे जो उन्हें भी आपको मैच करना है। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या आपको होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी अ न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स। जब हमने क्या किया है, एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का परीक्षण हम करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। Which of the following is the term given to such openings? हमने कहा इन ओपनिंग्स को हम क्या नाम देते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन कह रहा है स्टोमेटा कहते हैं यानी कि रंध्र कहते हैं, लैमिना कहते हैं, मिडरिप कहते हैं, वेन या शिरा हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में एक डायग्राम बनाती हूँ और डायग्राम में हम पहले चारों जो टर्म्स हैं यहाँ पर उनको समझ लेंगे कि यहाँ पर चारों टर्म्स का मतलब क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। आपको होमवर्क में क्या दिया गया था कि आपको यहाँ पर बताना है चारों ऑप्शंस को, स्टोमेटा, लैमिना, मिडरिप और वेन। आपको चारों को बताने कि ये चारों कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपने कहा कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा आंसर आता है। हमने कहा पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर ये आपके पास तना आ गया है, ये आपके पास क्या है, तना है। इस तने से क्या है, यहाँ पे जो पत्ती है वो बनी हुई है इस प्रकार से। इस पत्ती की निचली सतह यानी कि ये ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है। इस पत्ती की निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। अब ऐसे नहीं होगा, ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आप तभी देखेंगे जब आप यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है आपके स्कूल में जब आप उनका यूज करेंगे तभी आपको दिखाई देंगे। लेकिन छोटे छोटे छेद आपको दिखाई देंगे। ठीक है, छोटी छोटी ओपनिंग आपको दिखाई देंगी। तो आपने कहा कि इन ओपनिंग्स को क्या नाम देते हैं। सबसे पहले ये समझिए, ये जो ओपनिंग्स हमारी होती हैं जो पत्ते में पाई जाती हैं, ये ओपनिंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये वाली जो ओपनिंग है अगर हम इन्हें बड़ा करके बनाएं तो यहाँ पर ये कैसे होती हैं, इस प्रकार की। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं और ये जो ओपनिंग्स है, ये जो छिद्र हैं, यहाँ पर ये होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या होता है, छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। ये जो छिद्र होता है ये ओपन या क्लोज हो सकता है, यानी कि ये या तो बंद भी हो सकता है या ये खुल भी सकता है। कैसे, देखिए अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे करके बनाऊं, ठीक है, इसी को मैं ऐसे करके बनाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी चीजें देखिए क्या हुआ। हमने कहा
ये क्या थी, दो कोशिकाएं थी, दो पार्ट से ये ऐसे जुड़े हुए थे, बीच से आपको जो ओपनिंग है वो दिखाई दे रही है। अब जब इन्हें खींचा गया तो ये ऐसे हो गए हैं। सेम डायग्राम देखिए, डायग्राम में सेम चीजें हुई हैं, पहले ऐसे थे, अब जब ये ऐसे इस प्रकार से खींचे तो ये ऐसे खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। अब आपने कहा सेम चीजें यहाँ पर हुई हैं, किसके साथ, इन सेल्स के साथ। इसे हम कहते हैं कि ये जो छिद्र हैं ये कैसे हैं, क्लोज हैं, यानी कि ये क्या है, बंद है। और ये जो छिद्र हैं हमने कहा ये कैसे होंगे, ओपन होंगे, यानी कि खुले हैं। कैसे हैं, ओपन है या खुले हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा ये जो छिद्र होते हैं ये बंद भी होते हैं, ये खुले भी होते हैं। अब ये बंद और खुल क्यों रहे हैं, आपको ध्यान होगा जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आपको चाहिए था, आपने कहा यहाँ पे सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर क्या है, H2O है जिसे आप वाटर कहते हैं, क्लोरोफिल है जिसे आप हरितलवक कहते हैं, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में कैसे पहुंचती है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि ये बाहरी वातावरण है, बाहरी वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन छिद्रों के माध्यम से जब ये छिद्र ओपन होते हैं तो इन छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में पहुंच जाती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी अगर जो छिद्र हैं वो ऐसे हैं तो ये कैसे होंगे, क्लोज होंगे, बंद होते हैं। जब क्या आता है, ये छिद्र खुलते हैं तो बाहर की जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे बनी है, हमने कहा ये ऑक्सीजन इन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सांस लेने में करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इन छिद्रों को क्या कहते हैं, इन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। ठीक है, क्या होगा, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे रंध्र या स्टोमेटा। इनका कार्य क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि ये बंद और खुलते हैं। इन कोशिकाओं को गार्ड कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहेंगे, गार्ड कोशिकाएं। गार्ड कोशिकाएं क्या होती हैं, गार्ड कोशिकाएं जो रंध्र होता है या जो स्टोमेटा होता है उसे ओपन और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात, आगे बढ़े। आगे हमारे पास तीन और शब्द ऐसे आते हैं जो कि आपको यहाँ पर बताने हैं कि उनकी क्या लोकेशन है यहाँ पे, जैसे लैमिना, मिडरिब और वेन। ठीक है, आपने एक पत्ती का डायग्राम देखा था, आपके पास एक लीफ आती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की लीफ आती है, जैसे एक लीफ हमारे पास ये आती है, हमने कहा एक लीफ हमारे पास ये आती है। तो अलग अलग प्रकार की पत्ती हमने पढ़े थे, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हमने देखे थे। ठीक है, जैसे एक और ये मैं हटा रही हूँ, एक और प्रकार के हमारे पास लीफ आते हैं जो हम हर बार बनाते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, अब हमने कहा हमारे पास पत्तियां अलग अलग प्रकार की आती हैं, आपने तीन अलग अलग प्रकार की पत्तियां देखी, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। पत्तियों के भी अलग अलग भाग हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे कि अगर आपने देखा पत्ती का ये वाला भाग जो मैं पूरा कलर कर रही हूँ, इस भाग को क्या नाम दिया था हमने, आपके पास पत्ती की संरचना आई थी। ठीक है, इस भाग को हमने कुछ नाम दिया था। ये जो चौड़ा भाग आपके पास आता है पत्ती का,
ठीक है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर बीच में आपको एक मोटी डंडीनुमा संरचनाएं दिखती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, एक मोटी आपको जो लाइन है वो बीचों बीच दिख रही है, और इससे कुछ और लाइनें निकल रही हैं जो कैसी हैं, पतली हैं, जो इससे कैसी हैं, पतली हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप इस लीफ में क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। बाकी के जो 3 पार्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इनकी लेबलिंग। क्या क्या लेबलिंग होती है, आपने कहा ये जो चौड़ा भाग है पत्ती का, इस चौड़े भाग को हमने क्या कहा था, लैमिना कहा था। ठीक है, ये जो बीच में आपको मोटी डंडीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हमने क्या कहा था, मिड रिब कहा था, या इसे कहा था मध्य शिरा, इसे कहा था मध्य सिरा या मिड रिब। ये जो आपको पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, एक तो है मोटी लेयर, एक तो क्या है, मोटी लेयर है, जो यहाँ से आपको, जो ये वाली लेयर है इसे हम मध्य शिरा कहेंगे। ठीक है, जो पतली पतली जो लेयर्स यहाँ पर निकल रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन या शिरा। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर स्टोमेटा भी होंगे, तो स्टोमेटा कहाँ पर होंगे, इस प्रकार से ये जो संरचना है यहाँ पर आपको स्टोमेटा मिलेंगे। तो आपने कहा ये क्या है, स्टोमेटा या रंध्र। ठीक है, सारे पार्ट्स मिल गए आपको एक पत्ती में, तो आपको पत्ती के बारे में ही पूछा गया था और पत्ती के ही पार्ट्स आपके ऑप्शन में आए थे। तो चलिए आपको पत्ती बनानी है यहाँ पर, और सारे पार्ट्स के आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, आपने कहा 2 ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड एंड लिव टुगेदर। 2 जीव हैं और वो अच्छे फ्रेंड हैं और एक साथ यहाँ पर रहते हैं। वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक क्या देगा, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, जिनमें से एक क्या करेगा, आश्रय यानी कि रहने की जगह देता है, पानी देता है और पोषक तत्वों को देता है, वाइल द अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड। जबकि दूसरा क्या देगा, यहाँ पे भोजन देगा। यानी कि 2 दोस्त हैं, एक क्या देगा, यहाँ पे पानी देता है, पोषक तत्व देता है और रहने की जगह देता है, और दूसरा उसे क्या देगा, भोजन देगा उसके बदले में। Such an association of organism is termed as, आपने कहा इस प्रकार के समायोजन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं। आपने कहा क्या इसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं, क्या इसे हम पैरासाइट कहते हैं, क्या हम इसे ऑटोट्रॉप कहते हैं, या इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या पूछा गया है आपसे, एक बार पढ़िए। आपसे पूछा गया है कि दो जीव जो हैं वो क्या हैं, अच्छे मित्र हैं। 2 जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। एक जीव जो है वो आश्रय, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा क्या करता है, भोजन तैयार करता है और उसे भोजन देता है। जीवों के इस तरह के संघ को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक बार देख लिया आप, ऑप्शन है सैप्रोफाइट, परजीवी, ऑटोट्रॉप और सहजीवन। ठीक है, तो क्या बोला गया है आपको, क्या क्या ऑप्शन है। सैप्रोफाइट का मतलब होता है स्वपोषी। ठीक है, सैप्रोफाइट का मतलब मृतजीवी, मृतजीवी। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्वपोषी। क्लियर है। अब क्या बोला गया है, ये एक बार समझते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। हमने कहा यहाँ पे एक जीव है, सेम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको चीजें याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था एक जीव है जो ए है और एक जीव है जो बी है। ठीक है, आपने कहा ए ने बी को कुछ दिया और बी ने क्या किया, ए को कुछ दिया। ठीक है, हमने कहा ए ने बी को क्या दिया, ए ने बी को दिया फूड।
यानी कि भोजन। ठीक है, बी ने ए को क्या दिया, आपने कहा शेल्टर, जिसे आप आश्रय कहते हैं। आश्रय का मतलब होता है रहने की जगह, शेल्टर। नेक्स्ट आपने कहा और क्या दिया, आपने कहा वाटर। ठीक है, और क्या दिया, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। जो ए ने दिया है वो हमने ऊपर लिखा है क्योंकि एरो आपको बता रहा है कि ये ए ने दिया है। जो बी ने दिया है वो हमने नीचे लिखा है और ये एरो आप यहाँ पर देख लेंगे। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल याद है तब आप आसानी से अपना जो आंसर यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था ये कब लिया था और इस प्रकार के समायोजन को हम क्या कहते हैं। क्या हम इसे मृतजीवी कहते हैं, क्या परजीवी कहते हैं, क्या स्वपोषी कहते हैं या सहजीवन कहते हैं। जल्दी से अपना जो आंसर है वो सेलेक्ट कीजिए। इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि जो ए है उसका नाम क्या है और जो बी है उसका नाम क्या है। ए का भी कुछ नाम था, ठीक है, और बी का भी कुछ नाम था, तो जल्दी से आपको ये भी बताना है कि ए और बी का नाम यहाँ पर क्या है। चलिए, तो अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैं आपको ए और बी का नाम बताऊं तो हमने ए का नाम क्या बोला था, ए है यहाँ पर एल्गी, क्योंकि ए खाना बना रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है यहाँ पे स्वपोषी है। ए क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी में हमने कहा ये है एल्गी, जिसे आप क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, बी का नाम क्या था, बी का नाम था फंजाई। ठीक है, फंजाई, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आपसे पूछा गया था ईस्ट, मशरूम एंड रेड मोल्ड जो होते हैं उनमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। आपने कहा परपोषी टाइप का है, मृतजीवी है ये। ठीक है, तो ये क्या है, परपोषी है। अब क्योंकि एल्गी जो है उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, हरित लवक है। इसमें हरित लवक है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना भोजन बनाएगा। ये अपना फूड किसके साथ शेयर करता है, फंगस के साथ, फंजाई के साथ, क्योंकि फंगस जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन फंगस कुछ ना कुछ बदले में देता है। जैसे आपने कहा कि आश्रय यानी कि जो स्थान है, एल्गी को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या देगा, जगह देता है। जल, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब आप सोचेंगे जल कहाँ से देगा, तो ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और किसे देते हैं, एल्गी को देते हैं, क्योंकि एल्गी को क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। ये क्या करेंगे, पोषक तत्वों को भी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे पानी के साथ। तो वाटर प्लस मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं और किसे देंगे, यहाँ पर एल्गी को देंगे। आपने कहा इस प्रकार का जो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है या इस प्रकार का जो एसोसिएशन है उसे क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन है, क्या उसे मृतजीवी कहेंगे। हमने कहा मृतजीवी तो सिर्फ कवक है, फंगस तो नहीं है। सिर्फ फंगस है, शैवाल तो नहीं है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे मृतजीवी आप कह रहे हैं वो तो सिर्फ फंगस होगी, एल्गी नहीं होगी। तो हम दोनों के लिए कह रहे हैं कि दोनों के इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, आपने कहा मृतजीवी तो नहीं कहेंगे। स्वपोषी में भी सेम है कि स्वपोषी सिर्फ एल्गी है, फंगस नहीं है, इसीलिए हम ये ऑप्शन भी चूज नहीं करेंगे। अब है परजीवी, हमने कहा हम परजीवी भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि परजीवी यहाँ पे एल्गी तो नहीं है, परजीवी एल्गी क्या है, पे स्वपोषी है। हमें एक ऐसा नाम चूज करना है जो दोनों पे अप्लाई हो, दोनों के लिए हो। तो आपने कहा ये ऑप्शन भी हट जाता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, सिम्बायोसिस, सहजीवन। इस प्रकार का समायोजन जहां पर दो जीव एक दूसरे को फायदा दे रहे हों, दोनों जीवों को क्या हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है, दोनों जीव एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार के समायोजन को हम क्या कहते हैं, सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका मतलब आपका जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए अपने आंसर को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। आपसे पूछा गया कि हवा में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा मटेरियल उपलब्ध होता है। ऑप्शन अपने देखिए, आपने कहा ऑक्सीजन है, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने कहा नाइट्रोजन है, आपने कहा हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या आपसे पूछा गया है, ये देखिए, आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है। या फिर यही क्वेश्चन अगर मॉडिफाई हो जाए, और मॉडिफाई तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर और सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से
कौन सी कच्ची सामग्री हवा से ली जाती है? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टर्म्स में आप डिफरेंस देख रहे हैं। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है, या निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री हवा से ली जाती है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि हवा से वो कौन सी कच्ची सामग्री है, हवा में वो कौन सी कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए वो जो सामग्री है वो हवा से ली जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है। अब इनके सिंबल्स की अगर हम बात करें तो कैसे हम दिखाते हैं? ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं आप? O2 लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को आप N2 लिखते हैं। हाइड्रोजन को आप H2 लिखते हैं। अब जब हमने बात की है यहाँ पर पोषण के बारे में, तो पोषण के बारे में किन गैसों की चर्चा हुई है, किन गैसों के बारे में हमने बात की है, एक बार आपको ये देखना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको हिंट दूं कि 2 से 3 गैसों के बारे में आपने गैसेस के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा है, 2 से 3 ऐसी गैसेस आती हैं जो आपने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। एक ऐसी गैस है जो आपने यहाँ पर नहीं पढ़ी है, बाकी 3 गैसेस आपने पढ़ी है। उन 3 में से हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के एस्पेक्ट में या प्रकाश संश्लेषण में कौन सी वो गैस है जो यहाँ पे सम्मिलित होती है, वो आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो गैस यहाँ से हटा दीजिए, वो ऑप्शन यहाँ से हटा दीजिए जिसके बारे में आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। बाकी बचती हैं आपके पास 3 गैसेस। अब उन 3 गैसेस में से हमने कहा 2 ऐसी गैस हैं जहां पर आपने जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी आपने तब पढ़ी थी 2 गैसेस, ठीक है। एक गैस का उपयोग हम प्रकाश संश्लेषण के लिए कर रहे थे, और एक गैस का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के बाद होता है। यानी कि क्या है, देखिए हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे? वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और एक और चीज चाहिए जो आपको बतानी है, वो एक गैस है। जब प्रकाश संश्लेषण हो जाती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज के साथ साथ एक और गैस बनती है जो आपको यहाँ पर बतानी है। 2 गैसेस यहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर क्या है? 2 गैसेस हैं। इन 2 गैसेस में से आपको किस गैस का नाम बताना है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, यानी इस गैस का नाम जो प्रकाश संश्लेषण में बनी है, उस गैस का नाम नहीं। दोनों गैसेस में डिफरेंस है। एक वो गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। एक वो गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद बनी है, जो कि ये गैस है। जब प्रक्रिया हो गई है तब इस गैस का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट कीजिए अपने आंसर को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले हम उस गैस को रिमूव कर देते हैं जिसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में हमने नहीं पढ़ी है, या जिस गैस के बारे में आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में आपने बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की है, नाइट्रोजन के बारे में भी आपने बात की है। आपने हाइड्रोजन के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं की, हमने इस चैप्टर में हाइड्रोजन की बात नहीं की है, ठीक है। बाकी 3 गैसेस के बारे में हमने बात की है यहाँ पर। अब आपको ये देखना है इन 3 गैसेस में से वो कौन सी गैस है जो हवा से ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आपके पास इनफ टाइम था। आपने जो भी आपको हिंट्स दी गई हैं वो भी आपने नोट कर ली होंगी। अब आप घर से पढ़ करके लेके आएंगे और अपने जो नोट्स हैं वहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या देखा था, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस यहाँ पे अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे ऑक्सीजन आपने कहाँ पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहाँ पढ़ी थी, और नाइट्रोजन आपने कहाँ पढ़ी थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप अपना होमवर्क पूरा करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।